वैसे तो होली का त्योहार बड़ा ही खास है, लेकिन अगर बात मथुरा की हो तो ये होली और भी निराली हो जाती है। पहले मथुरा में लड्डू मार होली का आनंद लोगों ने उठाया, फिर बरसाना में लठमार होली का रंग जमा और आज बारी नंदगांव की है। नंदगांव में आज लठमार होली का भव्य आयोजन होगा। मथुरा का ये रंग न केवल अद्भुत होगा बल्कि इसे देखने देश विदेश से लोग भी जुटेंगे। इससे पहले कल बरसाने में दुनिया ने होली का अद्भुत नजारा देखा। गलियां हुरियारों के हल्ले से गूंज उठी। ताने और गाने के साथ बरसाने की गलियों में जमकर लठमार होली के रंग भी देखने को मिले। लड्डू होली के दूसरे दिन बरसाना में लठमार होली होती है। इस होली में नंदगांव से लोग होली खेलने के लिए आते हैं और बरसाने की गोपियां यानी महिलाओं ने उन पर जमकर लठ बरसाती है। लठ बरसाने का अधिकार यहाँ गोसाई परिवार की महिलाओं का होता है। ये वो परिवार है जिन्हें लाडली जी का पुजारी के तौर पर जाना जाता है। आज रंग का मजमा नंदगांव में जमेगा। ब्रज में इन दिनों फागुनी छटा बिखरी हुई है और ये उसी के भव्य रंग है। ये बरसाना की लठमार होली है, जहां हुरियारों पर हुरियारिनों की लाठियां जमकर बरस रही हैं। लाठियों की इस बारिश से बचने का हुरियारे खूब जतन कर रहे हैं। ढालों के जरिए वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हुरियारने उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है और दे दनादन लाठियां बरसाती चली जा रही हैं। ये बरसाना की होली है। ये सबसे अनूठी होली है। इसका अंदाज बेहद निराला है। लठमार होली जैसा कि नाम ही है और उसी से ये साफ हो जाता है कि ये लठ यानी लाठियों से खेली जाती है। बरसाना की लठमार होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए देश और दुनिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं और होली की इस दिव्य छटा का दीदार कर आनंदित हो उठते हैं। इस लठमार होली में राधा कृष्ण के प्रेम का रस भरा होता है। ये होली उनके प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ होली खेलते थे और वो परंपरा आज भी उसी अद्भुत रूप में निभाई जाती है। नंदगांव से कृष्ण और उनके सखा रूपी हुरियारे सज धज कर बरसाना पहुंचते हैं, जहां राधा रानी और उनकी सखियां रूपी हुरियारने उन पर लाठियों की बारिश करती हैं। इत अलबेलो उत अलबेली, इत रसिया उत गोरी है और छैल छबीली रसिक रसीली, आज रंग रंगीली हो रही है और आज रंगीली हो रही। अरे अमर रह ना जाए कोई गोरी, अरे रह ना जाए कोई गोरी। इस लठमार होली के पीछे की कथा भी खूब निराली है। बरसाना में ही राधा रानी का जन्म हुआ था, जहां कान्हा होली खेलने आया करते थे। कहते हैं कि नंदगांव से वो अपनी टोली के साथ बरसाना की गोपियों के साथ होली खेलने आते थे और इस दौरान भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग ठिठोली करते थे, जिसके बाद वहां की सारी गोपियां उन पर लाठियां बरसाती थी और इससे बचने के लिए वो ढाल का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, उसी तरह आज भी बरसाने में लठमार होली खेली जाती है, जिसमें नंदगांव के हुरियारे यानी कि पुरुष और बरसाना की हुरियारने यानी कि महिलाएं शामिल होती हैं। इस दौरान रंगों के साथ गीत संगीत का रंग भी खूब देखने को मिलता है। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कृष्ण भगवान साक्षात इनके ग्वालों के रूप में आते हैं और हम अपनी किशोरी जी के रूप में आते हैं। यहाँ पे हम राधा कृष्ण का ये स्वरूप होता है और इस प्रेम भरी रंग होली को हम बहुत ही इंतजार करते हैं। ये द्वापर युग से चली आ रही है। ब्रज में लठमार होली की परंपरा इतनी अनोखी है और खूबसूरत है कि लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बरसाना की गलियों में ढक, मृदंग, शंख, झांझ, झालरियों की धुन के साथ नाचते गाते आस्थावान लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेममयी लठमार होली में शामिल हुए। बरसाना में लठमार होली की छटा देखने को मिली। भगवान श्री कृष्ण के नंदगांव में होली का ऐसा ही रंग दिखेगा जब बरसाना के लोग नंदगांव की महिलाओं के साथ होली खेलने पहुंचेंगे। बरसाना से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, देश भर में होली का रंग अब चढ़ने लगा है। जैसे जैसे तारीख करीब आती जा रही है, फिजा में फागुन की मस्ती झलकने लगी है। बाजार रंगों और पिचकारियों से सराबोर हो चुके हैं। कैसी है देश भर में होली की तैयारियां, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। देश भर में होली का रंग चढ़ने लगा है।
फागुन की मस्ती छाने लगी है। मान्यताएं और परंपराएं निभाई जा रही हैं। रंगों का कारोबार चल पड़ा है। बाजार रंगों और पिचकारियों से सज गए हैं। प्रयागराज में होली की खुमारी अभी से चढ़ने लगी है। होली के गीत गूंजने लगे हैं। होली मिलन समारोहों में युवा होली के गीतों पर जमकर ठुमका लगा रहे हैं। होली उमंग और उल्लास का त्योहार है। हालांकि इसे मनाने को लेकर अलग अलग मान्यताएं और परंपराएं हैं, जिसे लोग सदियों से निभाते चले आ रहे हैं। ऐसी ही एक परंपरा है कानपुर के वाल्मीकि समाज में, जहां होली से 7 दिन पहले होलिका माता की पूजा होती है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करके होलिका की पूजा करती हैं और उन्हें पारंपरिक भोग लगाती हैं। होली में सबसे खास होता है रंग। रंग प्राकृतिक हों तो त्योहार का मजा दोगुना हो जाता है। लिहाजा यूपी के अमेठी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं प्राकृतिक रंग गुलाल बनाने में जोर शोर से जुटी हैं। गाय के गोबर और चुकंदर, पालक, लौकी जैसी सब्जियों के रस को मिलाकर यहाँ तैयार हो रहा है प्राकृतिक रंग और गुलाल। ये देसी गाय के गोबर से गुलाल बनाया जाता है और सबसे पहले हम गोबर को साफ करते हैं, फिर उसे सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसे जलाते हैं। जला के उसकी राख तैयार की जाती है। राख की अच्छी तरीके से छनाई करते हैं। फिर हम उसमें प्राकृतिक कलर मिलाते हैं। खेती से जो भी सामान मिलते से हरे रंग के लिए पालक का प्रयोग कर लेते हैं और गुलाबी रंग के लिए चुकंदर का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम ये प्राकृतिक गुलाल बनाते हैं, जिससे हमारी त्वचा को और भी लोगों की, किसी की भी त्वचा को कोई नुकसान न हो। प्राकृतिक रंग और गुलाल जयपुर में भी बन रहा है, लेकिन यहाँ खास है सद्भावना का रंग। माह रमजान में रोजा रखने के बावजूद यहाँ ये मुस्लिम परिवार होली की तैयारियों में जुटा है, क्योंकि इनके बिना ब्रज की होली भी अधूरी है। विश्व भर में विख्यात मथुरा वृंदावन की होली इन्हीं के बनाए गुलाल गोटे से रंगीला और खुशबूदार बनती है, जिसके लिए ये 2 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। ये गुलाल गोटे खास तौर पर राज परिवार और मथुरा वृंदावन मंदिरों के लिए ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। हम लोग राज शिल्पी हैं। राज परिवार के लिए हम लोग कई महीनों से गुलाल गोटा बनाना शुरू कर देते हैं और जयपुर के महारानी दिया कुमारी जी हैं, उनके बेटे हैं पद्मनाभ जी, ये सब इसी से होली खेलते हैं। तो हमें काफी खुशी होती है और आनंद महसूस होता है। मथुरा के वृंदावन में मंदिर में जाते हैं तो उसके लिए 2-2.5 महीने पहले ऑर्डर आ जाता है। तो पूरा परिवार मिलकर इसमें सब काम करते हैं। लाख के गुलाल गोटे बनाते हैं, रंग बिरंगी अरारोट की गुलाल भरते हैं, सेंटेड गुलाल। जब गुलाल गोटे को फेंक के मारा जाता है तो लाख का गुलाल गोटा टूट जाता है और उसमें से रंग बिरंगी खुशबूदार गुलाल एक अलग ही माहौल बना देती है। चंडीगढ़ में भी बाजार होली के रंग में रंग गया है। चंडीगढ़ के होलसेल मार्केट में रंगों की खरीदारी के लिए छोटे दुकानदारों की खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। दुकानदारों की माने तो इस बार हर्बल रंगों के डिमांड ज्यादा है। वहीं पिचकारियों में थंडर, सिलेंडर और गन कलर शॉट भी खूब तेजी से बिक रही है। प्रयागराज से आनंद राज, कानपुर से रंजय सिंह, अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी, जयपुर से विशाल शर्मा, चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको होली का एक अलग अंदाज दिखाते हैं। पाली में होली के अवसर पर बच्चों को, खासकर लड़के जिनकी पहली होली होती है, उनके घर पर हर्ष उल्लास का माहौल होता है। नाच गाने के साथ फागोत्सव का आयोजन होता है, गुलाल लगाया जाता है और होली के दिन लड़कों को दूल्हे की तरह सजाया जाता है।
यही वजह है कि पाली के बाजार छोटे छोटे साफे, शेरवानी, धोती से पटे हैं। दादा दादी, नाना नानी घर के नए बच्चों के लिए पहली होली पर दूल्हे का लिबास खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर उत्सव की तैयारियों में लगी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि 17 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व है। ऐसे में भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। मंदिर ट्रस्ट ने भी तैयारियां तमाम कर ली है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए विशेष जोर से ध्यान रखा जा रहा है। एक तरफ अयोध्या में होली के रंग बिखर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रामलला के जन्मोत्सव की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य राम मंदिर में पहली बार राम जन्मोत्सव का आयोजन होना है। ऐसे में तैयारी भी दिव्य और भव्य की जा रही है। 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जाना है और उम्मीद है कि इस बार अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या में भक्तों का हुजूम उमड़ेगा। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि राम भक्तों को कोई दिक्कत न हो और व्यवस्था ठीक रहे। सुग्रीव किला से लेकर के जो राम जन्मभूमि मंदिर तक का मार्ग है, वहाँ कैसे अच्छी व्यवस्था क्यू मैनेजमेंट की हो सके, यात्रियों को बैठने की व्यवस्था हो सके, पानी पीने की व्यवस्था हो सके, मार्ग में चिकित्सा सुविधा उनको मिल सके, जहाँ जरा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है वहीं उनको चिकित्सक सहायता मिल सके, ये हम आज प्रारंभ कर चुके हैं और हर प्रकार की सेवा दे रहे हैं। यूं तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर दिन बड़ी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन रामनवमी के मौके पर अयोध्या का रंग अलग ही होगा। भक्तों की भीड़ बढ़ेगी तो भक्तों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भक्तों का सामान सुरक्षित रखने के लिए मंदिर ट्रस्ट नए लॉकर भी उपलब्ध करा रहा है। अयोध्या में फिलहाल भक्तों के लिए 5000 लॉकर हैं। एक सप्ताह में 10,000 अतिरिक्त लॉकर भी तैयार हो जाएंगे, यानी भक्तों के लिए कुल 15,000 लॉकर होंगे, जिनमें वो मोबाइल से लेकर अपना जरूरी सामान रख सकेंगे। इन लॉकर में सामान रखने के लिए किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। भक्तों के लिए ये सुविधा पूरी तरह मुफ्त होगी। यात्रियों के सामान रखने के लिए पीएफसी का आधा पोर्शन अभी चालू हो गया है। ऐसे कोई 5,000 के आसपास लाकर हमारे काम कर रहे हैं। अगले 10 दिनों के अंदर 5,000 से अधिक और लाकर काम करने लगेंगे। आज श्रद्धालुओं को जूता पहन करके अंदर जाना जरा कठिन है, तो जूता रखने की व्यवस्था भी वहां चालू कर रहे हैं। अनेक ऐसी संस्थाएं जो इस प्रकार की निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करने के लिए आगे आ रही हैं, वो इस सेवा पादुका सेवा के रूप में प्रारंभ करने वाली हैं। रामनवमी के मौके पर भक्त रामलला के दर्शन 24 घंटे कर पाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश पहले ही दे दिए हैं। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से रामनवमी के एक दिन पहले अष्टमी और एक दिन बाद दशमी तिथि को भी राम मंदिर 24 घंटे खोला जाएगा। रामलला के भव्य मंदिर में पहली बार रामनवमी का पर्व बहुत उत्साह से मनाया जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचने वाले हैं। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी शुरू कर दी। शिल्पी सेन, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। अब बात चुनावों की होगी। वोट फॉर गुड में आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में सीटों के बंटवारे की, जिसे लेकर एनडीए खेमे का सस्पेंस जो है अब खत्म हो चुका है। गठबंधन ने तय कर लिया है कि बीजेपी पिछली बार की तरह ही बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली। सीटों के बंटवारे पर चिराग तो खुश हैं, लेकिन चाचा पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। उनके महागठबंधन में जाने की हलचल तेज बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि पशुपति के साथ बातचीत लगातार जारी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कितनी सीटों का तय होता है।
लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन से लेकर एनडीए गठबंधन तक अपना कुनबा बढ़ाने में लगा है, लेकिन पेच सीटों के बंटवारे पर आकर फंस जाता है। हालांकि बिहार में एनडीए की सीटों का फॉर्मूला सामने आ गया। जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यानी पिछले चुनाव से 1 सीट कम। सबसे ज्यादा फायदा चिराग पासवान को हुआ है, उनके खाते में 5 सीटें आई हैं। वहीं मांझी और कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट मिली है। सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी, ये हमारा विश्वास है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। इसी फॉर्मूले की चर्चा पहले से हो रही थी, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। अब जब सीटों का बंटवारा हो गया है तो 2 बातें साफ हो गई हैं। पहली, लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई वाली भूमिका में होगी। दूसरी, भतीजे चिराग के सामने चाचा पशुपति पारस की एक नहीं चली है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, 1 सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। पशुपति पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि उनके पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। सीट बंटवारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पशुपति पारस गुट का कोई नेता मौजूद नहीं था। ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि उनका अगला कदम क्या होगा। फिलहाल अब एनडीए की तस्वीर तो साफ है, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन में पेच अभी फंसा हुआ है और सीटों का फॉर्मूला अब तक नहीं निकल सका है। 2-3 दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी। अंतिम चरण में है ना, एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिहार में सीट बंटवारे के साथ एनडीए ने एक कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब इंतजार प्रत्याशियों के नाम का है, जिसके बाद संग्राम बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में फूड ब्लॉगर काफी तेजी से बढ़े हैं। अलग अलग एरिया के खाने को ये फूड ब्लॉगर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में लोग भी अलग अलग खाने का स्वाद चख पा रहे हैं। ऐसी ही एक महिला है चंद्रिका गिरा दीक्षित, जो रहने वाली तो इंदौर की है, लेकिन दिल्ली में उनका वड़ा पाव काट सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। क्या है चंद्रिका की कहानी, देखिए। इंदौर की लड़की चंद्रिका गेरा दीक्षित ने देश की राजधानी दिल्ली में वड़ा पाव का ठेला लगाया तो वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छा गई। चंद्रिका का दावा है कि वो मुंबई के वड़ा पाव का टेस्ट दिल्ली में दे रही है। देखते ही देखते वो वड़ा पाव गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। तो हम इस वक्त मौजूद है सैनिक विहार में, केशव महाविद्यालय के ठीक बाहर, जहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो फेमस हो रखी है, फेमस वड़ा पाव गर्ल, हम उसी के काट के बाहर है। तमाम लोगों की भीड़ है। आइए एक बार चलते हैं आगे और भी लोगों से बात करते हैं। वड़ा पाव खाकर ही जाओगे आप सब? जी बिल्कुल जी, जब लाइन में लगे लेके भी जाओगे? लेके भी जाएंगे, खाएंगे भी जी, और आप लोगों को भी खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे ये मतलब मैंने जितना देखा है कि मुंबई का स्वाद मिल रहा है, मुझे नहीं पता ये स्वाद में सच में झूठ है। आज भी मिलता नहीं मिलता वो देखते हैं। चंद्रिका के लिए फर्श से अर्श तक की ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। तमाम मुश्किलों का सामना कर आज वो यहाँ तक पहुँच सकी है। 2 साल पहले जब मैं 2 पाव लेके खड़ी थी, लोगों को वो स्ट्रगल नहीं दिख रहा था। मैं अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी। महावीर, हर जगह मेरा बच्चा बीमार रहता था, हर जगह में, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में आप समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम होता है जॉब को लेके। अगर आप 10 दिन नहीं जाएंगे आपकी सैलरी होल्ड कर दी जाती है। मेरा बच्चा इतना बीमार था, मुझे सैलरी अटक गई, सारी चीजें हो गई। तब कोई क्यों नहीं आया? तब आते ना ये नेता, तब आते सारी चीजें, तब मुझे लगता है कि हाँ वास्तव में जनता साथ है। आज जब मैं मेहनत कर रही हूँ, कमा रही हूँ, आज सर्जरी होने के बाद मुझे कंटिन्यू चक्कर आ रहे हैं, सारी चीजें, फिर भी मैं यहाँ हूँ क्योंकि ये लोग इतनी दूर दूर से आते हैं ना, मैं मुझे ढूंढ के चले जाते हैं और मुझे यहाँ आना है। चंद्रिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। उनके कई वीडियोस
सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं। बड़ा पाव के साथ साथ इन दिनों उनकी कुछ और वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो रोती हुई दिख रही हैं। ऐसे ही एक वीडियो में चंद्रिका रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए दिख रही हैं। इस दौरान उनकी भीड़ में मौजूद लोगों से बहस भी हो रही है। दरअसल बड़ा पाव के स्टॉल पर भीड़ बढ़ जाने की वजह से कुछ लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था, साथ ही जाम की परेशानी भी हो रही थी। इसी मुद्दे को लेकर कुछ लोगों की उनसे बहस हो गई थी। आप जैसे देख सकते हो वो 1.5-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, बट इतना क्राउड पहले नहीं था, इतने कस्टमर्स उनके नहीं थे। एकदम से करना थोड़ा मुश्किल नहीं है। तो हम इसीलिए खड़े हैं कि जितने भी दिन हम आ रहे हैं वो अपनी मैनेजमेंट देखें और भी हम प्रोविजन लेते रहेंगे। ऐलान के बाद हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे भाई बहन रेडी पटरी लगाने वाले हैं उनको एक पूरी तरह से प्रॉपर व्यवस्था मिले और ऑथराइज हम उनको वेंडिंग जोन है जो दे पाएं। और जल्द ही अब हमारा जो वेंडिंग जोन का सर्वे है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, शुरू कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी वो सर्वे ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आज चंद्रिका जहां खड़ी है उसमें उनके परिवार का भी योगदान है। पति से लेकर उनकी सास तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं और उनका हाथ बटा रही हैं। तो आपको अपनी बहू की ये कामयाबी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। मैं तो कहती हूँ भगवान हर किसी को ऐसी कामयाबी दे, हर किसी को अच्छी बहू दे और हर बहू के साथ अच्छी सास भी दे। जब वो मुझे दिख रहा है वो यहाँ पे आप उदाहरण दे ही सकते हैं कि कितनी अच्छी बहू और कितनी अच्छी बहू को कितनी अच्छी सास मिली है, क्योंकि साथ मिलके ही चलना पड़ता है। चंद्रिका के बड़ा पाव का स्वाद दिल्ली वालों की जुबान पर चढ़ने लगा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर चंद्रिका इन दिनों काफी वायरल हो रही है। मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप का महाकुंभ शुरू हो गया है। इसमें देश के 2000 से ज्यादा स्टार्टअप एक ही छत के नीचे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यहां 1000 से ज्यादा निवेशक और 20 देशों के प्रतिनिधि भी भारत के स्टार्टअप को देखने आए। दिल्ली के भारत मंडपम में ये नए भारत की तस्वीर है, जहां युवा अपने हुनर से देश को नई बुलंदी पर ले जाने को तैयार है। दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए स्टार्टअप महाकुंभ में एक ही छत के नीचे करीब 2000 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसे देखने समझने दुनिया भर से अलग अलग देशों के प्रतिनिधि और कारोबारी आए हैं। इस वक्त दिल्ली के इस भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर देश भर के स्टार्टअप शुरू करने वाले जो उद्यमी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। जो नौजवान हैं वो अपने नए नए स्टार्टअप के साथ पहुँचे। आपको बता दें कि भारत में ये इस तरह का पहला इतना बड़ा स्टार्टअप का महाकुंभ है और यहाँ पर इस वक्त 2000 से अधिक स्टार्टअप पहुँचे हैं, 1000 से अधिक निवेशक पहुँचे हैं, 300 इंक्यूबेटर हैं, 3000 सम्मेलन प्रतिनिधि हैं और 20 से अधिक देश के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। सभी भारतीय राज्यों के उद्यमी और 50 से अधिक यूनिकॉर्न और 50,000 से अधिक व्यवसायी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। यहाँ किचन से लेकर कला जगत तक और बैंक से लेकर खेल जगत तक सभी क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां मिल जाएंगी, जिसमें युवाओं ने देश की जरूरतों से लेकर संस्कृति और विज्ञान को शानदार ऊंचाई दी है। ये देखिए फन स्टॉप गेम, ये गेमिंग स्टार्टअप कंपनी है जिसे प्रशांत ने 2020 में शुरू किया था। इस कंपनी ने हाल ही में राम मंदिर पर एक स्पिरिचुअल गेम बनाया है। इसे लॉन्च किए अभी महज 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन ये इतना दिलचस्प है कि इसे अब तक 80 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इस स्टार्टअप मेले में ऐसे बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने अपने हुनर को एक मुकाम तक लाया है। ये देखिए, IIT कानपुर के 2 लड़कों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वायरलेस EV चार्जर तैयार किया है। दावा है कि ये देश में पहली कंपनी है जिसने वायरलेस EV चार्जर बनाया है। इसके टोटल 2 पार्ट है। पहला पार्ट है ये ट्रांसमीटर और दूसरा पार्ट है ये रिसीवर। ये रिसीवर पार्ट जो है वो आपके व्हीकल में फिट हो जाता है और ट्रांसमीटर पार्ट जो है वो ग्राउंड में फिट हो जाता है। जस्ट आपको अपने पार्किंग एरिया में इसको इंस्टॉल करना है और ये जो है ये आपके व्हीकल में रहेगा। सीधा आप अपनी गाड़ी को जैसे ही पार्क करेंगे तुरंत ये चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये है 3 व्हीलर्स के लिए। 3 व्हीलर में आराम से ये चीज़ कैरी की जा सकती है और चार्ज कर सकते हैं। 2 व्हीलर्स के लिए हमारा डिज़ाइन जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है और इसका जो वेट है वो भी काफ़ी कम है।
ये है महाराष्ट्र के प्रतीक रघुवंशी और अखिलेश रायभोग। महज 21-22 साल के हैं। इन्होंने ऐसे दिव्यांगों के लिए जो सुन नहीं सकते एबल ग्लासेस नाम से एक खास तरह का चश्मा बनाया है, जिससे वो आसानी से सुन सकेंगे। इन लोगों ने ये एक शानदार इस तरह से ग्लासेस बनाए हैं उन लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते, जो दिव्यांग हैं, जिनकी सुनने की क्षमता नहीं है। वो इन ग्लासेस को पहनेंगे तो उन्हें सुनाई पड़ेगा। आसपास जो भी बातचीत हो रही होगी वो उसको सुन पाएंगे। म्यूजिक सुनना है तो उसको भी सुन पाएंगे। ये टेक्निक है जो कि पहले से अवेलेबल थी। इसे जब आप डेफ के कानों के पीछे लगाते हैं तो इसके जरिए उनको सुनाई पड़ता है, लेकिन इस टेक्निक को अब इन्होंने इस ग्लासेस में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है। बहुत से स्टार्टअप ऐसे भी हैं जो विदेशों में भी खूब परचम लहरा रहे हैं। ई कार्ड का स्टार्टअप शुरू करने वाले सुमित अनेजा बताते हैं कि वो देश के सबसे सस्ती बस लाने की तैयारी में हैं। इतना ही नहीं, उनके कई रॉयल डिजाइन के ई कार्ड मालदीव, मलेशिया और अमेरिका जैसे देशों में भेजे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये स्टार्टअप मेला अब तक हुए किसी भी स्टार्टअप मेले से करीब 100 गुना बड़ा है। जाहिर है ये उन नौजवानों के लिए बड़ा मौका है जिन्होंने कुछ नया करने की ठानी है। अधिकतर जो चेहरे आपको यहाँ दिख रहे हैं वो यंग चेहरे हैं, जवान चेहरे हैं, वो चेहरे जो कि अभी अभी कॉलेज से निकले हैं, शायद इनका कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास एक आइडिया है, एक बिजनेस आइडिया है, एक तकनीक है, जिस तकनीक का उन्होंने विकसित किया है। उस तकनीक के जरिए वो भारत की शक्ल सूरत बदलना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोगों को यहाँ पर मौका मिल रहा है। जाहिर तौर पर इस महाकुंभ से तमाम ऐसे नए स्टार्टअप्स निकलेंगे जो आगे जाकर देश की दशा और दिशा बदलने का मादा रखते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।